जैसा कि ईएचकार बार बार बताते हैं कि तथ्य शिलापट्ट पर फैली हुई मछलियों के समान होते हैं, जिनको चुनने का अधिकार और उनको भूनकर तड़का लगाकर परोसने का अधिकार एकमात्र इतिहासकार को होता है। इतिहासकार के समक्ष बहुत सारे स्रोत एक साथ एक समय में उपलब्ध होते हैं। ये स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होते हैं। यह इतिहासकार का विवेक है कि वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में तुलनात्मक महत्व किसको ज़्यादा देता है, तथा किसी युग विशेष का इतिहास निर्मित करते समय साहित्यिक स्रोतों में भी तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है या कम देता है या नहीं देता है। यही वजह है कि इतिहास में हमें एक ही घटना और एक ही दौर के विषय में अलग अलग विचार और विचारधाराएं सामने आती हैं। यह इतिहास विषय की एक दुविधा भी है और यह एक उसकी बहुत खूबसूरती भी है। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देखते हैं, जो मूल रूप से 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होकर 17वीं शताब्दी तक भारत में कायम रहते हैं। यदि इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो ये पुरातात्विक एवं साहित्यिक दो भागों में बढ़ जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो काल के प्रभाव में भी टिके रह जाते हैं, जैसे कि वास्तुकला की प्रतिनिधि संरचनाएं। इसमें मुख्य रूप से महल, मस्जिद, मंदिर, गुहा मंदिर इत्यादि सामने आते हैं, जो उस काल विशेष की तकनीकी उपलब्धियां, उस समय की निर्माण सामग्री तथा शासक विशेष की रुचि के साथ साथ उसकी संपन्नता पर भी दृष्टिपात करते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि फिरोज़ तुगलक के समय में जो इमारतें बनती हैं वो एक प्रकार के सस्ते और बलुआ पत्थर से बनती हैं, जिस पर कि उत्कृष्ट किस्म की नक्काशी करना जो था बहुत मुश्किल था। लेकिन हम जब अलाउद्दीन खिलजी के समय की इमारतों को देखते हैं तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित आती हैं, जिन पर कि बेहद उत्कृष्ट किस्म की नक्काशी की गई है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि खिलजी का जो साम्राज्य था आर्थिक दृष्टि से तुगलकों के साम्राज्य से कहीं ज़्यादा धन संपन्नता पे आधारित था। और फिर खिलजी और मुग़ल, विशेष रूप से अकबर और शाहजहाँ के मध्य में भी अंतर किया जाए तो स्पष्ट सामने आता है। अर्थात स्थापत्य की जो इमारतें होती हैं, वास्तुकला की जो प्रतिनिधि संरचनाएं होती हैं, वो एक तरफ अपने दौर की कला का प्रतिनिधित्व करती ही हैं, उस युग की तकनीक भी बताती हैं, साथ ही में शासन काल या शासक विशेष की रुचि के साथ साथ उसकी संपन्नता पर भी दृष्टिपात करती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि मुसलमानों के आगमन के साथ ही भारत में एक नवीन प्रकार की शैलियों का आगमन हुआ था, जैसे मेहराब, तोड़ मेहराब, जो पहले भारत में प्रचलित नहीं थी, जिसकी जानकारी हमें उस दौर की इमारतों से पता चलती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मूर्तिकला की बात की जाए तो चूँकि इस्लाम के अंतर्गत तो मूर्तिकला का निषेध था, लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मूर्तिकला मंदिरों के रूप में विशेष रूप से सामने आती है, जिसमें राजस्थान का योगदान बहुत ही उत्कृष्ट है। हमारे आबू के मंदिर, देलवाड़ा के मंदिर, इसके साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, दक्षिण भारतीय चोल साम्राज्य के मंदिर जो हैं वो इस दौर की श्रेष्ठ सांस्कृतिक संरचना का और इतिहास का निर्माण करने में हमारा योगदान देती हैं। जब भी इस दौर का सांस्कृतिक इतिहास लिखा जाता है तो मंदिर और मंदिर प्रशासन और मंदिर की संरचनाएं उसका एक अभिन्न अंग बनकर उभरती हैं। इसी प्रकार मृदभांड कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर मृदभांड से इतिहास का क्या तात्पर्य है, मृदभांड इतिहास के निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो निश्चित रूप से मृदभांड एक ऐसी आवश्यकता है, या मृदभांड या सामान्य रूप से कहें बर्तन, ये वो चीज़ है जो आम से लेकर खास सभी लोग इस्तेमाल करते थे, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मुग़ल काल हो, अंग्रेज हो या वर्तमान युग हो।
हम मृदभाणों का अध्ययन करके काल विशेष के संदर्भ में लोगों की आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। और आप तो सभी परिचित हैं कि भारत में तो बहुत सारी संस्कृतियां ही मृदभाणों के आधार पर निर्मित हुई हैं। चित्रित धूसर मृदभाण संस्कृति, काले मृदभाण संस्कृति, गैरिक मृदभाण संस्कृति, लाल काले मृदभाण संस्कृति, लाल मृदभाण संस्कृति। तो इस प्रकार मध्य युग में भी हम मृदभाणों का अध्ययन करते हैं और एक सामान्य जनता के आर्थिक स्तर को मापने का प्रयास करते हैं। ये जो सूचनाएं हमें मृदभाणों से, मूर्तियों से, स्थापत्य से प्राप्त होती हैं वो बहुत ही अमूल्य प्रकार की होती हैं, जिसकी जानकारी हमें अक्सर साहित्य से नहीं मिल पाती है। ठीक इसी प्रकार सिक्के जो हैं वो किसी भी युग के इतिहास का निर्माण करने के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। सिक्के इस रूप में बहुत अधिक मान्य होते हैं कि ना केवल ये किसी साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, बल्कि सिक्कों की अल्पता, बहुलता, उनके प्रकार के आधार पर हम साम्राज्यों की आर्थिक स्थिति का और उसकी क्षमताओं का, उसकी कमजोरियों का आकलन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मुग़ल काल में स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर प्रचलित हुए थे, लेकिन इसकी तुलना में सल्तनत काल में स्वर्ण सिक्के इतने प्रभावशाली ढंग से नज़र नहीं आते। तो स्पष्ट भी है कि जो मुग़ल काल या मुग़ल साम्राज्य था वह सल्तनत की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर, शक्तिशाली और साधन संपन्न था। साथ साथ सिक्कों से हमें शासक विशेष की अभिरुचियों को भी जानने का मौका मिलता है। विशेष रूप से हम देखें तो अकबर के रामसिया प्रकार के सिक्के उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर प्रकाश डालते हैं, जिससे हमें जानने का ये मौका मिलता है कि अकबर जो था वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को केवल सुलह कूल के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उसके आधार पर सिक्कों को जारी करके आम जनता में सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाना चाहता था। अर्थात सिक्के जो हैं वो भारतीय इतिहास के निर्माण के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चाहे उस संदर्भ में दक्षिण भारतीय सिक्के हों, जिनसे हमें न केवल कला स्वरूपों के विषय में जानकारी मिलती है, शासक की धार्मिक अभिरुचियों के बारे में जानकारी मिलती है, शासक के धर्म विशेष के बारे में जानकारी मिलती है और उस राज्य की आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात आती अभिलेखों की। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्व रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय सर्वाधिक सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अधिकांश अभिलेख दरबारी इतिहासकारों के द्वारा लिखे जाते हैं, जिनमें सामान्यतया उस दौर के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। इसलिए अभिलेखों का प्रयोग करते समय उसका अन्य साहित्यिक स्रोतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन इससे अभिलेखों का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि अभिलेख न केवल शासन की भू राज्य सीमाओं का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बल्कि वो उस शासन काल की सामाजिक स्थिति, उसके प्रशासनिक संरचनाएं, उसके प्रशासनिक आदेशों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि राज सिंह की राज प्रशस्ति, जो मेवाड़ के राज्य, उसकी कुल परंपरा और उस दौर के बहुत सारे रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी देती है। इसी प्रकार अकबर के इलाहाबाद अभिलेख, जो हमें अकबर के उस दौर की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सूचना देते हैं। लेकिन अभिलेखों का इस्तेमाल अन्य साहित्यिक सामग्रियों के साथ मिलाकर प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है, तभी वो श्रेष्ठ हो सकेंगे। साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।